हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे जिसने हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। आया समझ में? अब यूक्लिड की ज्यामिति का आपको इस वीडियो लेक्चर में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जानने को मिलेगा। यूक्लिड की परिभाषा है, अभिग्रहित जानने को मिलेंगे, वो क्या अभिधारणाएं है, क्या परिभाषाएं है, उसको अपन एक एक परिभाषा को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th के पूरे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चैप्टर का हर प्रश्नावली आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको दूसरे वीडियो आपको देखने की कहीं जरूरत है ही नहीं, या कहीं दूसरी जगह मैटर को ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। इसी के साथ देखिए, सबसे पहले था यूक्लिड। तो यूक्लिड कौन था? यूक्लिड एक वैज्ञानिक था जिसको फादर ऑफ जियोमेट्री कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्यामिति का पिता, मतलब फादर ऑफ जियोमेट्री कहा गया था यूक्लिड को। उसकी अवधारणाओं के कारण उसने क्या अवधारणाएं दी? देखिए, उसने सबसे पहले उसके थे, देखिए, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। देखिए, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती है वो देखिए। अभिग्रहित या अभिधारणाएं एक ही प्रकार की कल्पनाएं होती है, और ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य है, इनकी सिद्धता नहीं होती है। अभिग्रहित व अभिधारणा क्या होती है? मतलब ये एक प्रकार की कल्पना होती है जो सर्वव्यापी सत्य है, जो सभी जगह सत्य है। उसको अपन सिद्ध नहीं कर सकते कि भाई इसको सिद्ध करो कि ये चीज हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, इसको सिद्ध करो। तो ऐसा सिद्ध नहीं किया जाता, वो कल्पना है जो सर्वव्यापी सत्य होती है। ठीक है, उस प्रकार को ऐसी चीज कोई होती है तो उसको अपन बोलते हैं अभिग्रहित या अभिधारणाएं। समझ में आया? ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। अभिग्रहित या अभिधारणाएं एक प्रकार की कल्पना होती है, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है, इनकी सिद्धता नहीं होती है, इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? चलिए अब आगे देखिए, प्रमेय। एक दूसरी चीज होती है प्रमेय। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें किसी परिभाषाओं, अभिग्रहित और तार्किक प्रमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है, उसको प्रूव करने की आवश्यकता होती है। आपने अभी बहुत सारी प्रमेयों के बारे में पढ़ा होगा, प्रमेय को सिद्ध भी किया होगा। तो प्रमेय होती है जो कथन होता है, इसमें एक प्रमेय में एक कथन होता है, उसको अपन को प्रूव करके बताना पड़ता है कि ये प्रूव करो ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, और सिद्ध करने के लिए आप उपयोग में कर सकते हो, कोई परिभाषाएं ले सकते हो। आप परिभाषा के द्वारा, अभिग्रहित या तार्किक प्रमेय के द्वारा, कोई तर्क के आधार पर कोई तर्क कह सकते हैं कि इस तर्क के आधार पर ये चीज होती है, और उसको प्रूव किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रमेय कहते हैं। आया समझ में? यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इसकी सबसे पहले परिभाषाएं। देखिए ये है यूक्लिड ज्यामिति की परिभाषाएं। क्या है? यूक्लिड ज्यामिति की ये है परिभाषाएं। क्या परिभाषा है? देखिए 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसने 7 परिभाषाएं दी थी कि उस यूक्लिड की ज्यामिति की 7 परिभाषाएं। वो परिभाषाएं कौन सी है? पहली है, एक बिंदु या पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे कि ये पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट का ये एक ही है, बस इस पॉइंट का कोई अदर पार्ट है ही नहीं, कोई अन्य भाग नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। आया समझ में? चलिए दूसरा पॉइंट, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई की होती है। रेखा मतलब ये जो रेखा है, यहां से ये रेखा है। अब इसमें लंबाई तो है मगर चौड़ाई नहीं है। ये लंबाई में ही होती है, चौड़ाई इसकी नहीं होती। जैसे कि ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है, तो इसमें रेखा होती है, उसकी चौड़ाई रहित होती है। आया समझ में? चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया अपने।
तीसरा पॉइंट है, एक रेखा के सिरे बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि ये रेखा आ गई, तो इसके ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बिंदु कहलाएंगे। आया समझ में? इस प्रकार से ये थी तीसरी अभिधारणा। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया। अब अपन देखेंगे चौथा पॉइंट, एक सीधी रेखा वह रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। अब इसको देखिए, ये किस प्रकार से है। देखिए ये वाला कथन है अपने पास, ये एक सीधी रेखा वह रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। मतलब देखिए ये कोई सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा पर कितने ही सारे बिंदु हो सकते हैं जो स्वयं पर, खुद पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। इसके ऊपर बहुत सारे समान रूप से बिंदु होते हैं। आज समझ में? इसका कथन ये है, कोई रेखा है सीधी, उस पर समान रूप से बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी पांचवी अवधारणा। एक पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। आपने एक टेबल देखा होगा, टेबल का पृष्ठ जिसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। इस प्रकार का पृष्ठ आपने देखा होगा। जब स्टडी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का टेबल देख सकते हो। एक पृष्ठ होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आया समझ में? एक पृष्ठ से सरफेस वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। आया समझ में? फिर देखिए पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। जो पृष्ठ होता है उसके किनारे रेखाएं होती है। जैसे कि मेरे पास ये पृष्ठ आ गया, तो देखिए इसके किनारे ये वाला, ये वाला, ये क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। ये वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चार क्या है? रेखा। और चारों रेखाएं मिलकर एक पूरा पृष्ठ बना दिया। आया समझ में? चलिए इसी के साथ ही अंतिम वाला, इसकी परिभाषा, अंतिम परिभाषा देखते हैं। एक समतल पृष्ठ, यानी एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक समतल पृष्ठ क्या होना चाहिए? प्लेन सरफेस, समतल, एकदम समान समतल होना चाहिए, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ है, एकदम समतल है। ठीक है, जैसे अपन का टेबल है अपना, एकदम सीधा होता है समतल, उसमें जो रेखाएं होती है वो एकदम सीधी होती है, पास पास लाइन होती है, सीधी 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 रेखाएं होती है सभी। अगर उसमें भी कुछ एक दो रेखाएं अगर ऐसी टेढ़ी भी हो जाए, टेढ़ी हो जाती है, तो वो समतल सरफेस नहीं कहलाता है। जैसे कि ऐसे समतल सरफेस है, कोई रेखा है जो ऐसे जा रही है, पहले ऊपर होकर फिर नीचे जा रही है, तो वो समतल नहीं कहलाएगा। समतल सरफेस वो होती है वो जैसे कि इसमें सभी रेखाएं एकदम सीधी होती है। जैसे कि ये समतल है तो इसमें सभी जो रेखाएं होगी ऊपर वाले पृष्ठ पर, वो सभी क्या होगी? एकदम सीधी रेखाएं होगी। क्या होगी? सीधी रेखाएं। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से ये परिभाषाएं, सभी परिभाषाएं समझ में आई होगी। यूक्लिड की परिभाषा कितनी परिभाषा थी? टोटल 7 परिभाषा थे। कितनी परिभाषा थी? 7 परिभाषा। यहाँ तक समझ में आया? एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन यूक्लिड के ज्यामिति के अभिग्रहित। क्या पढ़ेंगे अब? यूक्लिड ज्यामिति के अभिग्रहित। देखिए ये वाले हैं यूक्लिड ज्यामिति के अभिग्रहित, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। कितना अभिग्रहित थे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने थे? 7 परिभाषा, 7 परिभाषाएं थी और 7 ही अभिग्रहित थे। आए समझ में? चलिए देखिए पहला अभिग्रहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं ए और बी। ठीक है, ठीक है, 2 वस्तुएं। देखिए यहाँ पर देखिए कथन देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है। ये दोनों वस्तुएं किसी वस्तु सी के बराबर है। कोई वस्तु है सी, उसके बराबर है। मतलब कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर सी। कितना है? ए बराबर सी। और बी भी किसके? सी के इक्वल है। ठीक है, अब ए सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू है।
तो आपस में ए और बी भी बराबर होंगे। यही ये कथन कह रहा है कि कोई दो वस्तु है जो किसी तीसरी वस्तु के बराबर है, ठीक है, तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में आया? यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट इसका देखिए, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए, जैसे कि मेरे पास 4 है, ठीक है, बराबर है दो संख्या, एक जैसे कि चलो यहां पर अपन ए मान लेते, ए कोई संख्या है और एक कोई बी है, दोनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। अगर मैं ए में 4 जोड़ दूं और बी में भी 4 जोड़ दूं तो ये आपस में संख्याएं बराबर होगी। आया समझ में? जैसे कि इसका वैल्यू 5 है, इसमें मैंने 5 और जोड़ दिए तो ये 10 हो जाएगा, उसमें भी 5 जोड़ूंगा तो वो भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर बराबरों में बराबर जोड़ दिया जाए तो वो बराबर ही रहता है। आया समझ में? चलिए, जैसे कि ए और बी बराबर है, ए में 4 जोड़ दो, बी में 4 जोड़ दो, फिर भी वो आपस में बराबर ही रहेंगे। आया समझ में? चलिए, अब तीसरी अवधारणा देखिए, यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे ये ए है, बी है, तो ए में से मैंने 2 घटाया और बी में से भी मैंने 2 घटाया, तो आपस में ये दोनों बराबर रहेंगे। जैसे इसकी जगह मैंने 3 लिखा, 3 - 2 किया और ए और बी दोनों बराबर थे, तो बी में से 3 में से 2 घटाया तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, बराबर में से बराबर घटाया तो बराबर ही रहेगा। आया समझ में? चलिए, अब चौथी चीज देखिए, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती है वे एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती है, संपाती के मतलब अपन जैसे यहां देखिए मेरे पास ये एक पेपर है, देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि मेरे पास एक पेपर लेता हूं मैं, देखिए ये मेरे पास एक पेपर है कोई, ठीक है, ये वाला मेरे पास एक पेपर है सीधा, ठीक है। अब संपाती मतलब इसके जैसा का जैसा। अब मैं इस वाले पेपर को लेता हूं, अब इसको ऐसे रख देता हूं तो ये एक दूसरे को पूरा ढक देंगे। आया समझ में? ये वाली चीज कहलाती है संपाती। क्या कहलाती है? संपाती। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती है वे एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए संपाती क्या होती है, ये जैसे है, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये पूरे एक दूसरे को ढक देंगे, ठीक है। तो जो पहले वाली वस्तु थी तो दूसरा वाला पेपर भी आपस में इसके बराबर हो गए। ये दोनों पेपर कैसे है आपस में? दोनों ही आपस में बराबर है। आया समझ में? बराबर है तो ये संपाती भी है। आया समझ में? जो संपाती होगा वही बराबर होगा। चलिए, यहाँ पर अपन ने ये वाला सवाल कर दिया। अब आगे देखिए, अगला वाला इसका देखिए इसका अगला क्या है? अगला है इसके पूर्ण। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, जैसे कि कितना है 8, ये कोई पूर्ण है, इसमें अपन भाग दे रहे हैं 2, तो ये 8 है, वो इसका ये पूर्ण है, अपन उसके भाग कितना दे रहे हैं 2 का, तो पूर्ण तो अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। आया समझ में? किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो पूर्ण है तो वो तो आपस में बड़ा ही रहता है। फिर देखिए वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगुनी होती है, ये दोनों z की दुगुनी है, ठीक है। z की क्या है? डबल है। ये दोनों ही वस्तु z की दुगुनी है, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी होती है एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मैंने माना इसकी वैल्यू 4 है, कितनी है? 4 है, तो ये डबल है तो ये कितनी हो जाएगी? 8, और ये भी इसकी डबल है तो कितनी हो जाएगी? 8, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगुनी है, तो मैंने x और y माना कि वो z की दुगुनी है, तो एक दूसरे के भी बराबर z की वैल्यू मैंने 4 माना, तो ये दोनों वस्तु z की दुगुनी है, तो ये भी 8 ये भी 8, तो आपस में देखिए ये दोनों बराबर आ रही है। यहाँ पर x बराबर y, ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती है, यही आपको बताना था। आया समझ में? फिर देखिए लास्ट वाला अपना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती है एक दूसरे के बराबर होती है। यही कंसेप्ट लागू होता है, जैसे x है y है,
ये दोनों वस्तु z की आधी है, तो अपन z की वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, तो x और y आपस में बराबर हो जाएंगे। वे दो वस्तु है, कुछ तीसरी वस्तु की आधी है, ठीक है। तीसरी वस्तु का मान कितना माना अपन ने 4, तो इसकी आधी है, तो ये भी 2 ये भी 2, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर x बराबर y होगी। आए समझ में। इस प्रकार से इन सभी पॉइंटों को, सभी अभिग्रहितों को अपन ने एकदम सरल तरीके से, सही कंसेप्ट से अपन ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है अपन के इस प्रश्नावली का। अगला वाला देखिए अब अपन देखेंगे यूक्लिड ज्यामिति की अभिधारणाएं। यूक्लिड ज्यामिति की अभिधारणाएं अपन ने क्या देखा, सबसे पहले द फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड थे, ठीक है। उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने परिभाषा, अभिग्रहित, अभिधारणाएं दी। परिभाषाएं 7 थी, अभिग्रहित 7 थे। अभिग्रहित और परिभाषाओं को अपन ने हर एक पॉइंट को स्पष्ट करके समझ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं, उनको अपन देखते हैं। चलिए, पहली अभिधारणा थी उसकी, अभिधारणाएं टोटल 5 थी। कितनी अभिधारणाएं थी, 5 अभिधारणाएं थी, ठीक है। ये 4 है, अगले स्लाइड में आपको 5 मिल जाएगी। किसी एक बिंदु से किसी एक अन्य बिंदु पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब होता है, पहली अभिधारणा है, एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से ये। इसके अलावा मैं दूसरी सीधी रेखा खींचने के लिए मुझे एक और बिंदु की जरूरत होगी। अपन ने इसने बोला है कि एक बिंदु से किसी एक अन्य बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा आप खींच सकते हो, दूसरी सीधी रेखा नहीं होगी, होगी नहीं होगी। कैसे खींचेंगे, यहाँ से यहाँ ये करने जाएंगे तो सीधी रेखा नहीं है, ये तो टेढ़ी रेखा हो गई, ठीक है। तो सीधी रेखा आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हो, यही ये पॉइंट अभिधारणा बता रही है। आया समझ में। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है इसका, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपके पास दूसरे पॉइंट में एक रेखा है, अब ये रेखा शांत रेखा है। शांत रेखा को अब यहां पर देखिए, ये दूसरा पॉइंट है, अपने पास कोई शांत रेखा है, तो शांत रेखा को आप अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हो। इसको मैं यहां से आगे बढ़ा सकता हूं, अनिश्चित रूप से ये आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। दोनों और अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, यही बोल रहा है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये अपनी दूसरी अवधारणाएं हुई। यहाँ पर अब तीसरी अवधारणा, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। कोई भी केंद्र और कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे कि तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे कि मुझे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो मैं कहीं से भी केंद्र मानकर उसको बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट है, तो इसको मैं केंद्र मान के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसे वृत्त बना सकता हूँ। आया समझ में। फिर देखिए, जैसे एक केंद्र मान दिया यहाँ पर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त बना दिया, ठीक है। तो किसी भी त्रिज्या और किसी भी केंद्र, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर आप वृत्त की रचना कर सकते हो या वृत्त बना सकते हो। आए समझ में। ये तीसरा पॉइंट अपन को यही बता रहा है, ठीक है। चलिए, अब चौथा पॉइंट देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण, समकोण क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री सभी समकोण, ऑफकोर्स सभी समकोण तो आपस में बराबर ही होते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट अपन देखने जाए, जैसे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर एक मैं ये देखता हूँ कौन, ये यहाँ पर 90 डिग्री। एक अपन दूसरा और ले, ये भी 90 समकोण, 90 समकोण, इस 90 समकोण, ये फर्स्ट वाले आकृति, ये सेकंड वाले और ये थर्ड वाले। तो देखिए, इसमें सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, क्यों, तीनों 90 डिग्री के हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, पहला बराबर दूसरी आकृति और तीसरी आकृति तीनों ही समान है। क्या है, तीनों ही आकृतियां समान है अक्सर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये चारों पॉइंट अपन को, यहाँ तक अपने चारों पॉइंट क्लियर हुए। अब पांचवी अभिधारणा अपन देखेंगे कि पांचवी अभिधारणा क्या है। चलिए, ये है पांचवी अभिधारणा, यदि एक सीधी रेखा
दो सीधी रेखाओं पर अपन सबसे पहले बना देते हैं दो सीधी रेखा। ये क्या बोल रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक दूसरे को अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोण, चलिए यहाँ पर रेखा बना देते हैं। ये यहाँ बनाया अपन ने, एक और रेखा लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा है, इन दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अंतःकोण क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए जो अंदर वाले कोण होते हैं, ये वाले जो अंदर वाले कोण होते हैं इनको अक्सर बोला जाता है अंतःकोण। क्या बोला जाता है, अंतःकोण। ये बाहर वाले कोण होते हैं इनको बोला जाता है बाह्यकोण। ठीक है, समझ में आया। आगे अपन प्रश्नावली करेंगे, छठी प्रश्नावली, उसमें आपको मैं अच्छी तरह से और भी समझा दूंगा। जबकि ये वाले अपन यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि अंदर वाले कोण होते हैं जितने भी, उनको बोलते हैं अंतःकोण। ठीक है, चलिए, अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों अंतःकोणों का योग समकोण से कम हो। ठीक है, योग दो समकोण से कम हो, मतलब दो समकोण, एक समकोण 90 का, दूसरा समकोण, तो दो समकोण का मतलब हो गया 180 डिग्री। आए समझ में। तो ये बता रहा है कि अगर इस प्रकार से कोई दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा काटती है तो एक ही और बने अंतःकोण का योग दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक ही और मिलती है जिस और योग समकोण से कम होता है। इसका कहना यह है कि अगर इस प्रकार से कोई लाइन खींची हुई है और दोनों अंतःकोण, ये और ये अंतःकोण या ये अंतःकोण, दोनों अंतःकोणों को आप जोड़ दो, मतलब दो अंतःकोण हैं उनको आप जोड़ोगे, उनका मान अगर 180 से कम आए जिस साइड से, अगर इस साइड के दोनों को जोड़ दिया, जैसे कि ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर 1 और 2 को जोड़ दिया इस साइड वाले और 3 और 4 उस साइड वाले, आप जिस दोनों को जोड़ोगे जिस साइड मान दो समकोण से कम मतलब 180 से कम आ जाए उस साइड वाली लाइन आगे बढ़ाने पर, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे के को काटेगी या एक दूसरे से मिल जाएगी। आया समझ में। चलिए, ये जैसे कि ये कोण है, यहाँ पर देखिए ये और ये, एक और दो, ये देखिए ये एक दूसरे से कम है, यहाँ पर कोणों का मान एक दूसरे से कम दिख रहा है। जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर मैंने 90 डिग्री माना और यहाँ पर 80 डिग्री माना। ठीक है, यहाँ पर माना मैंने 110 डिग्री और यहाँ पर मैंने माना 70 डिग्री। आया समझ में। ये वाला कोण है, ये दोनों तो हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनको मैं दोनों की जोड़ करूंगा तो इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, 80 और 60, 170। इन दोनों का मान जैसे हो गया मेरे पास 170, तो ये 170 आया, मतलब दो समकोण से कम माना है अपन ने, ये माना है। ठीक है, ये 170 से 180 से कम आया, दो समकोण से कम आया, तो ये वाली लाइनें अक्सर आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से काट देगी, प्रतिच्छेद करेगी या आपस में मिल जाएगी। जहां पर दो समकोण से अधिक मतलब 180 से जिनका मान, दोनों अंतःकोणों का मान 180 से अधिक आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, वे दोनों एक दूसरे से दूर ही हटती जाएगी। आया समझ में। अगर 180 डिग्री से मान कम होगा तो वे एक दूसरे को कभी न कभी मिलेगी आगे बढ़ाने पर। आया समझ में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये प्रश्नावली का परिचय था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 5.1। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार वीडियो आते रहेंगे और आपके पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रश्नावली 5.1 के साथ।